नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन ह्यूमैनिटीज इज लाइफ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th एनसीईआरटी इन हिस्ट्री। ये है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड अमेरिका। अब नेशनलिज्म क्या है? इट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो नेशनल यूनिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है नेशन की, उसे कहते हैं नेशनलिज्म। इट डेवलप्ड इन द माइंड्स ऑफ पीपल इन यूरोप, अमेरिका एंड इवेंचुअली एंटायर वर्ल्ड। This chapter begins with a painting, Four Prints. This was drawn by Frederick Sorio. Now, this man, he depicted a utopian vision, a vision that was too ideal to be real. In the painting, the people of Europe and America were marching towards the Statue of Liberty, offering homage to her. Now, the Statue of Liberty has a torch of enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Men in another. ये जो पिक्चर था उसमें जो यूएस है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, द टू सिसिलीज, लोम्बारी, हंगरी, रशिया, इतने सारे देशों की लोग एक साथ मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड वर लीडिंग। वाई? बिकॉज दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब बिकॉज द सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल in the 18th and 19th centuries, new states were also emerging rapidly. They were unified. ये चैप्टर शुरू होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, विच बिगैन इन 1789। अब फ्रांस जो था वो एक एब्सोल्यूटिस्ट कंट्री था। देयर वाज अ मोनार्क हु कंट्रोल्ड एवरीथिंग। इवेंचुअली, सिंस नेशनलिज्म वाज ग्रोइंग, द सेंस ऑफ लिबरलिज्म वाज ग्रोइंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल, न्यू कॉन्सेप्ट्स सच एज ला पेट्री, विच मीन्स द फादरलैंड, एंड ले सिटिवन और द सिटीजन was also developing in the minds of people. They demanded equal rights. A new tricolor was to replace the royal flag, the royal standard. और फ्रांस की नेशनल असेंबली को कहा जाते हैं ए स्टेट जनरल. दिस वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. A uniform law was to be applicable to all citizens. Oaths were taken and martyrs were commemorated, all in the name of the nation. Administration was centralized, custom duties were abolished, and French was the common language of the nation. ये 10 पॉइंट्स है। ये आपको जो भी लॉन्ग आंसर पूछते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन के बारे में, ये आपको लिखना है, ठीक है। एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, द फ्रेंच इंडिविजुअल्स हु वर इंस्पायर्ड बाय लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, दे टुक द ओथ that they would liberate entire Europe from despotism. Despotism मतलब जो टायरनी है, जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है राजा के द्वारा, इन सब से यूरोप को मुक्ति देना है इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को. दैट वॉज देयर ओथ. In fact, a number of Jacobin clubs were opened, which helped the French armies to rapidly conquer territories. इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर पे, जो कि है नेपोलियन बोनापार्टे. In fact, we also know him as Napoleon I. ये जो लिबरलिज्म की आइडिया था इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस, इट वॉज डेवलपिंग इन अ रैपिड रेट. नेपोलियन जो था एक नया रूलर था इन फ्रांस, एंड ही प्रॉमिस्ड to bring a rapid change in administration to fulfill the aspirations of people. But इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले ही मोनार्की पे रिटर्न कर गया, ठीक है. And he destroyed all the aspirations in the minds of people to have the institutions of representative democracy. But he also incorporated radical principles of change in the administration. He replaced all stagnant things with logical practices. ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने किया. And he also introduced a civil code in 1804, which was also called the Napoleonic Code. And this code did away with all the privileges based on birth. फ्रांस जो था बहुत ही ज़्यादा फ्यूडल था, मतलब कि वहाँ पे सब कुछ होता था which was based on birth. There is a master and his servants. This system would be continued for generation after generation. And it was a stagnant system. ये जो सिविल कोड है बाय नेपोलियन, it changed all these things. इसीलिए लोग खुश भी थे. There were positive things, but at the same time there were negative things too. Taxation, मतलब टैक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए. Forced conscription to the French armies, मतलब लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से आर्मीज़ में लिया जाते थे. This was a very suppressive thing. And widespread censorship of press. प्रेस जो है वो जो भी छप रहे हैं इन द न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स, उनके लिए इन लोगों को परमिशन की ज़रूरत है फ्रॉम द मोनार्क, फ्रॉम द गवर्नमेंट. दीज थिंग्स वर ऑल द नेगेटिव मेजर्स टेकन बाय नेपोलियन. फिर हम आते हैं एक जनरलाइज्ड व्यू ऑफ यूरोप में.
Germany, Italy and Switzerland, these three countries were deeply divided. And ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, दीज वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे देश है, पर यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे यहाँ पे एक ही मोनार्क है जो कि बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. बट पीपल लिविंग इन ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप, दे वेर डाइवर्स, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, they were from different cultures. For instance, the Habsburg Empire, which included the Austria-Hungary region, it included Alpine provinces of Tyrol, Austria, Sudetenland. They had the Bohemians, Italians together, and obviously a wide range of peasantry from different backgrounds. Now, any discussion on France would be incomplete if we don't discuss about the aristocracy and the middle class. Aristocracy मतलब एक elite class जो कि बहुत ज़्यादा rich थे, प्रभावशाली थे. They had a common way of life. They spoke French as their language and they had huge estates, जिसे हम manorial estates भी कहते हैं. ठीक है, जो हर एक एरिस्टोक्रेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन लोगों के पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो ये है कि दे आर ऑल रिच. वो बहुत अच्छे से रहते हैं, लाइक नवाब्स एंड बादशाह, ऐसे वो रहते हैं. बट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एरिस्टोक्रेट्स आर वेरी लो. इवन इन फ्रांस द मासेस वर ऑल पोर इन the 19th and the 18th centuries. Next we move on to a liberal nationalism. ये जो philosophy है which was growing. अब liberal जो word है ये कहाँ से आते हैं? It comes from the word liber which means free. Liberalism meant three things. Government by consent. लोगों के consent द्वारा ही गवर्नमेंट को establish किया जा सकते हैं. End of autocracy and clerical privileges, जो भी privileges दिया जाते हैं based on birth to the elite class, the aristocrats, जो clergy है, the religious elites, उन सबको जो भी privileges दिया जाते हैं उन सबको end करना ही liberalism की लक्ष्य है. And representative governments and a democratic constitution has to be adopted. यहाँ पे जब हम इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, वी डोंट मीन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वी डोंट मीन दैट, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी हियर वी आर ओनली रेफरिंग टू men, the active men. Politically, women and men without property, they were excluded from the right of suffrage. Suffrage मतलब the voting rights of people. Napoleonic Code जो है, जो कि civil code थे, we are discussing about it right now. In 1804 it was introduced by Napoleon. It in fact reduced women to the status of minors. Just imagine. As a result, महिलाएं जो है throughout the 19th century they organized many protests. अब इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है लिबरलिज्म? इट मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन गुड्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट, इन सबको हटाना है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. जर्मनी जो है विच कंप्राइज्ड ऑफ 39 कॉन्फेडरेशंस. जर्मनी में अगर कोई भी कुछ भी एक चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, दे हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स. और हर एक 11 जो कस्टम बैरियर्स है यहाँ पे 5% कस्टम ड्यूटीज़ इन्हें देना है. समझिए कि एक चीज़ बेचने के लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है. अब ड्यूटीज़ डिफर अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट वी आर सेलिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल. 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बनाए गए विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया. 1834 में ये जो यूनियन बनाए गए इसके नाम था ज़ॉलवेरेन. इट रिड्यूस टैरिफ्स फ्रॉम 30 to 2. अब क्यों किया गया? जस्ट टू अचीव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉफिट हो और बहुत ज़्यादा लॉस ना हो. ये जो कस्टम बैरियर्स, जो एक कस्टम ड्यूटीज़ है, यहाँ पे किसको बेनिफिट हो रहे हैं? जब वो लोगों से ले रहे हैं पैसा, इतने सारे पैसा, 5% इंक्रीज़ हो रहे हैं हर एक बैरियर में, तो सारे पैसे जा रहे हैं स्टेट के पास. जो रेवेन्यू दे रहे हैं वो, दिस इज़ नथिंग बट रेवेन्यू. ये एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए ज़ॉलवेरेन वाज फॉर्म्ड इन 1834. Alright, I hope there is no confusion by now. Next we come to a new conservatism of 1815. A political philosophy favoring traditions over slow change. एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सोच जो कि सिर्फ ट्रेडिशंस, जो समाज है उसके नियम, इन सब को फेवर करते हैं. दे फेवर स्लो चेंज. वो नहीं चाहते कि रैपिडली चेंज हो सोसाइटी में, दे वांट स्लो चेंज. जो भी कंजर्वेटिव है दे वांटेड द मोनार्की टू बी पावरफुल एंड ऑटोक्रेटिक. अब जो भी कंजर्वेटिव्स है फ्रॉम 1815, उन लोगों को प्री रेवोल्यूशनरी डेज में नहीं जाना था. मतलब नेपोलियन के आने के पहले जो भी हुआ वहाँ पे उन्हें नहीं जाना था. उन्हें क्या चाहिए था? दे वांटेड टू स्ट्रेंथन द पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन
Why? To strengthen the institutions of monarchy. Obviously the rich, they were the conservatives, the well off class were the conservatives. एक modern army, एक efficient bureaucracy, एक dynamic economy, and the end of feudalism and serfdom, all these things were hoped to strengthen monarchy. ये सब monarchy को strengthen करेगा. They would strengthen the autocratic monarchs. Feudalism मतलब वही जो कि based on birth है, एक मास्टर है, उनकी सर्वेंट है, और सब्सिक्वेंट जनरेशन भी ऐसे ही चलते आएंगे इन सच अ वे दैट द सर्वेंट्स वुड नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द लेवल ऑफ मास्टर्स. वो हमेशा सर्वेंट्स ही रहेंगे. एंड सर्वडम मीन्स ए फॉर्म ऑफ स्लेवरी. अब क्या हुआ 1815 में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, इसे आप याद रख सकते हैं ऐसे, ब्रैप. These were the representatives of European powers. They met in Vienna to sign the Treaty of Vienna in 1815. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich, जो कि main party था यहाँ पे. It was hosted by Duke Metternich, a very important name. You must remember this. अब इसका objective क्या था? To undo changes brought by Napoleon. Napoleon की जो भी changes था उन्हें हटा के वापस जो pre-revolutionary days था उसे restore करना है by these 4 countries. इनका motto यही था. France lost territories acquired under Napoleon. ये 3 points important है. In the south of France, a series of kingdoms were established to stop further French expansion in the future, ताकि France और ज़्यादा expand ना कर सके, इसीलिए territories were established in southern France. But the German Confederation, जो भी 39 states था जर्मनी के पास, it was left untouched. यहाँ पे कोई छिड़कानी नहीं किया गया. जो conservative regime established हुआ था since 1815, they did not tolerate criticism, dissent, anything against them, and press censorship was extremely widespread. अब देखिए इतना ज़्यादा suppressed हो रहे हैं normal people, जो common masses है, वो जो भी nationalism की sentiment है in the minds of people, उन्हें ऐसे crushed किया जा रहे हैं. तो obviously revolutionaries, मतलब जो liberal nationalists है, ये तो मतलब अब धीरे धीरे अपने जो डिमांड्स है उसे आर्टिकुलेट करेंगे ही. एज अ रिजल्ट सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप. जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इन यूरोप, वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दैट ऑफ गुसेप मजीनी फ्रॉम इटाली. आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, बहुत काम में आने वाले हैं ये. गुसेप मजीनी वॉज बोर्न इन जेनोवा in 1807. He was an Italian revolutionary. In 1831 he was sent to exile and he found 2 more secret societies. इसका नाम है Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. And he believed that nations were the natural unit of mankind. वहाँ पे monarchy relevance नहीं है. Giuseppe Mazzini wanted democracy, he wanted liberalism, he wanted equality and freedom. ठीक है. अब देखिए एज ऑफ रेवोल्यूशंस. अब ये जो लिबरल नेशनलिस्ट है, जो भी रेवोल्यूशनरीज है लाइक गुसेप मजीनी, दे विल बी कंसोलिडेटिंग देयर पावर इन यूरोप. द सेंटिमेंट ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म got expression for the first time in France in July 1830. यहाँ पे क्या हुआ? In France, we all know from class 9 that the Bourbon kings were ruling. अब Bourbon kings को क्या हुआ? Defeat कर दिया किसने? जो हमारे revolutionaries है वो. And Louis Philippe was established as the constitutional king. Bourbon kings को हटा के Louis Philippe को establish किया revolutionaries ने as a constitutional monarch. ये एक राजा तो है but ये कुछ भी नहीं कर सकते. He has to abide by the democratic constitution. अब इसी वजह से ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर था, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेन होस्ट था, he commented that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, एक के बाद करके इस इंटायर यूरोप में नया नया प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो गया. जैसे कि ब्रुसेल्स में क्या हुआ? बेल्जियम ब्रोक आउट ऑफ नेदरलैंड्स एंड इवेंचुअली फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन हियर. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? ग्रीस इज अ कंट्री विच इज ऑफन रेवर्ड एज द cradle of the European civilization. It's the crown, it's the pinnacle of the European civilization. And it was under a Muslim rule, under the Ottoman Empire for a very long time. West Europe में क्या हुआ? West Europe supported Greece for its freedom struggle. West Europe wanted Greece to be free from the Muslim rule. Lord Byron, जो कि एक poet थे, he organized funds for fighting the war, but he died
because of some natural reasons. Finally, with the signing of the Treaty of Constantinople in 1832, independence was proclaimed in Greece. ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 हेडिंग्स है जो कि इंपॉर्टेंट है. रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. यहाँ पे तो कुछ ही की पॉइंट्स है, बाकी तो आप खुद ही लिख लेंगे. ठीक है, जो की पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम यहाँ पे प्रिसाइसली हम लिख चुके हैं. इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई नो. अब देखिए, नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट है, इट डजंट ग्रो बाय इटसेल्फ. जो कल्चर है एक देश की, इट शेप्स नेशनलिज्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है. Romanticism as an idea, it grew in Europe. Romanticism matlab it's nothing about love. Romanticism matlab the romantic poets wanted to replace science and logic with love, passion, unity, these things. ठीक है, जो sentiment है उससे replace करना है हमें science को. That was the main goal of romantic poets. 3 important नाम है यहाँ पे. Johann Gottfried Herder. He was in favor of knowing the folk songs. He said that if you want to know the कंट्री को कहा जाते थे वोल्गजिस्ट. तो आपको कॉमन पीपल को जाना है, 10 वोग को जाना है, जो फोक सॉन्ग्स है उसे जाना है. फोक सॉन्ग्स शेप द नेशन. Herder said that. And Karol Kurpinski was another artist. He expressed nationalism through his operas, music and dance. Dance forms like polonaise and mazurka, these were propounded by Kurpinski. लैंग्वेज जो है वो भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. इट्स अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन. बहुत सारे समय तक पॉलिश वर्सेस रशियन, ये जो 2 लैंग्वेज है, इसके बीच एक संघर्ष जो है वो थे. रशिया बहुत ज़्यादा डोमिनेंट देश है, आज भी है, तब भी थे. रशिया ऑलवेज यूज्ड टू डोमिनेट by imposing its language on the Polish people. Polish people also started asserting their own language. Grimm brothers, इनके बारे में एक बॉक्स में दिया हुआ है right beside this information. So Grimm brothers, they were interested in folk tales. They studied law initially, but they then collected tales. They met people, they gathered the folk tales, and later they published the folk tales to propound their sense of nationalism. इसके बाद है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. क्या हो रहे थे? 1830s जो है इसे कहते हैं द ईयर्स ऑफ हार्डशिप. पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहे थे. इन 1848 देयर वाज अ वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑन द राइज एंड द एंटायर पेरिस वाज ऑन द रोड्स. जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाना नहीं थे, जो कि अनएम्प्लॉयड थे, दे टुक टू स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट. बैरिकेड्स ऑफ द गवर्नमेंट वेर ब्रोकन डाउन. एंड लुइस फिलिप, अब अभी पढ़ चुके हैं कि लुइस फिलिप कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे. ही वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस. ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली. ये जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, जो कि लोगों की एंगर की वजह से हुआ है, टू कंट्रोल दिस द फ्रेंच नेशन रिस्पॉन्डेड बाय प्रोक्लेमिंग फ्रांस एज अ रिपब्लिक. पीपल हु आर मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज, मेन, महिलाओं की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, सब कुछ मेन के बारे में है. More than 21 years age of men, they were given the right to vote, they were given the right to work, and national workshops were established to provide employment to people. In 1845, there was a revolt in Silesia. Against what? They were revolting against contractors. जो contractors थे वो इन लोगों से काम करवा लेते थे and उसके बाद बहुत कम पैसा देते थे. They didn't get much money as payment from the contractors. That's why there was a revolt. The revolution of liberals. अब जो educated middle class है वो भी स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना from 1848. In Germany, for instance, in 18th May 1848, 831 representatives who were educated, they reached the St. Paul Church. In there, they formed the Frankfurt Parliament. But this parliament was crushed by the German authorities, by the forces. इसी समय पे the concept of feminism gained increasing ground. People are talking about feminism. Feminism मतलब जो लड़का है और जो लड़की है, men and women, they would be given equal rights. आज के ज़माने में भी हम feminism के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं. ठीक है, यही है. These are the 3 important topics. इसके बाद हम आते हैं एक और important portion पे, जो कि है making of Germany and Italy. शुरू से जर्मनी में क्या होते थे? There was a dominance of Prussia. Prussia under Otto von Bismarck. Otto von Bismarck was a chief minister of Prussia. अब प्रुशिया का इतना डोमिनेंस क्यों था? बिकॉज प्रुशिया हैड ऑलरेडी वॉन 3 wars
against three countries, Austria, Denmark, and Florida. And in 1871, William I, who was from Prussia, was proclaimed as the emperor of the entire Germany. On 18th January 1871, Prussian ministers, including Otto von Bismarck, they gathered in the unheated Hall of Mirrors. बहुत ही ज़्यादा ठंड weather में they gathered here to proclaim the formation of a new German empire. एक नया unified Germany create हुआ under the rule of Kaiser William I of Prussia. इतना information है जर्मनी के बारे में, कुछ भी नहीं है. इसके बाद हम आते हैं इटाली पे. इटाली जो है वहाँ पे 7 states था. In the 19th century, there were 7 states. अच्छा 19th century मतलब क्या? 19th century मतलब 1801 to 1900. जो भी century दिया हुआ है, 20th century for instance, it's 1901 to 2000. अच्छा ऐसे concepts आप अब clear कर लो. I will also make a video to clear this concept if you have any confusion now. Alright, अब देखिए इटाली में जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वो है सार्डिनिया पीडमोंट विच वॉज रूल्ड बाय विक्टर इमैनुअल II, हु इज़ द किंग. ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के बारे में अब पढ़ चुके हैं, विच कंप्राइज्ड ऑफ द एल्पाइन प्रोविंसेस ऑफ टायरोल, सुडेंटनलैंड, बोहेमियंस. एंड द सेंटर ऑफ इटाली वॉज रूल्ड बाय पोप. द सदर्न एरिया वॉज रूल्ड बाय द बुर्बन किंग ऑफ स्पेन. 1830s में हम वापस आते हैं मजीनी पे. हमने कहा था कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. गुसेप मजीनी, he formed a secret society called Young Italy for attaining the goals of freedom, democracy, liberalism, nationalism. ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से मजीनी ने ये सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया. अब देखिए सार्डिनिया पीडमोंट जो है इट वॉज रूल्ड बाय विक्टर इमैनुअल II. यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर था कैवर था. हिज नेम वॉज कैवर. सिर्फ ये नाम इंपॉर्टेंट है. ही वॉज वेल्दी बट ही वॉज नीदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. तो ही वॉज अ कंजर्वेटिव डेफिनेटली. और देखिए ये दोनों नाम में आप गलती मत करना. गुसेप मजीनी वॉज अ रेवोल्यूशनरी, गुसेप गारिबाल्डी वॉज अ जनरल. गारिबाल्डी हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. 1860 में क्या हुआ? इटाली वॉज यूनिफाइड आफ्टर सक्सेसिव वॉर्स विच वॉज हेल्प्ड बाय गारिबाल्डी. एंड इन 1861 विक्टर इमैनुअल II जो है ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ किंग. ये जो है विक्टर इमैनुअल II ऑफ प्रुशिया, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ the unified Italy. Now let's come to the strange case of Britain. Britain comprised of a number of ethnic groups: English, Welsh, Scot, Irish. 1688 में क्या हुआ? English Parliament seized power from the king, from the monarch. ये जो English Parliament है, it was dominated by England. Obviously, at the there is regarded the other communities, the other ethnic groups. England was the most dominated country. It was the most dominant country. In 1707, the Act of Union was passed with England and Scotland, and the United Kingdom of Great Britain was formed. Scotland was suppressed. Scotland की language है Gaelic language. The Scottish people were prevented from speaking in this language, from wearing their national costume. काफ़ी सारी गलतियाँ हुए उनके साथ. Ireland was a country deeply divided between Catholics and Protestants. ये English जो shrewd English लोग हैं, इसने क्या किया? इन्होंने जो Protestants हैं इन्हें support किया, and they simply ignored the Catholics. The Catholics were badly suppressed. In Ireland, a man called Wolfe and his United Irishmen in 1798, they wanted to do a revolt, but the revolt failed. It was crushed by the English people. Finally, in 1801, Ireland was forcibly incorporated in UK. और ब्रिटेन ने इनके सिम्बल्स काफ़ी हद तक प्रोपागेट किया. द ब्रिटिश फ्लैग, द एंथम, द ब्रिटिश नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. ये तो पूरी दुनिया में मतलब सभी इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं. इट्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. तो ब्रिटेन की जो प्राइड है, उनकी जो इम्पोजिशन है, सिम्बल्स है, they were successful in spreading English throughout the world, and these two things also. फिर हम आते हैं आपके इस चैप्टर की सेकंड लास्ट पोर्शन पे. Congratulations to you all that you have been so patient with this and you have been doing this for so long. Thank you so much. तो visualizing the nation, 18th and 19th centuries में क्या हुआ था? Artists जो है they personified nations as female figures. Female figures or allegory, it was used to depict nations.
जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, एंड लिबर्टी वॉज फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड एज अ फीमेल फिगर. हम चैप्टर शुरू ही कर चुके हैं एक फीमेल लिबर्टी के फिगर से, ड्रॉन बाय सोरियो. फिर फ्रांस में जो था, जिससे जो नेशन है फ्रांस की, उसे एसोसिएट किया गया था, शी वॉज क्रिसन मैरियान. शी वॉज कैरेक्टराइज बाई अ रेड कैप, ट्राई कलर एंड ए कॉकेर. आप देख सकते हैं कि ऐसे बैज विथ रिबन्स, इट्स कॉल्ड कॉकेर, ऐसे दिखते हैं. ऐसे जो मोनिटर्स हैं हमारे क्लास की वो भी पहनते हैं, सिमिलर है. फिर जर्मनी में जो फीमेल फिगर के साथ द नेशन वॉज एसोसिएटेड, शी वॉज जर्मनिया. She used to wear a crown of oak leaves. Why oak leaves? Because oak leaves depicted heroism. Now, Germania was a very beautiful and strong female figure, and it depicts the European conception of feminine beauty. But लेट 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म की सेंटिमेंट है, जो कि इनिशियली पॉजिटिव थे, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गए. मतलब इट्स नाउ कंसिडर्ड अ वेरी नैरो क्रीड. वी ऑल हैव एन इन ग्रुप बायस. हम अपने देश को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और जो दूसरे देश है उन सबको हम कंडेम करते हैं. तो ये भी सही नहीं है. पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली इनटॉलरेंट. फॉर इंस्टेंस इन 1871 द बल्कन provinces, the Balkan Empire in Europe, it turned turbulent. Balkan region included Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Herzegovina, Bosnia, Serbia, etc. ये जो सारे areas है of the Balkan Empire in Europe, they slowly started to assert their independence and they broke away from Europe. एक तरीके से सही हुआ क्योंकि Balkan empires they wanted their own independence and they did that with Europe, जैसे कि हर जगह पे हुआ है ये. But nationalism turned into a very negative and narrow creed. It turned toxic and turbulent, violent. बस हो गया. तो आप देख सकते हैं कि इतना भी मुश्किल नहीं है हिस्ट्री, अगर आप ध्यान से बैठ के करें, अगर आप ऐसे नोट्स को फॉलो करें. इफ़ यू वांट टू स्टे विथ माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. आई होप आई हैव हेल्प्ड यू इन सम वे with this video. Hope to meet you in the next chapter. Still then, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. I put a lot of efforts in making these notes and explaining. ठीक है, bye bye.